नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके अफेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन और साथ ही साथ जनरल अवेयरनेस की तैयारी करवाई जाती है। तो आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। दोस्तों, हम बीपीएससी में जो सिविल सर्विस का एग्ज़ाम होता है उसमें हम 38 जो सिविल सर्विस का एग्ज़ाम हुआ था, कब तो 1992-93 में हुआ था। तो इसका पेपर हम डिस्कस कर लेंगे। तो ये पार्ट फर्स्ट है, तो इसको ध्यान से देखिएगा और अपना नोट्स भी साथ में बनाते चलिएगा। और देखिए, जीके जीएस में महारत हासिल करना चाहते हैं तो ये सीरीज़ आप लोग फॉलो कर सकते हैं। जीके जीएस का रामबाण का सीरीज हम चला रहे हैं, तो इसको ज़रूर आप लोग देखिए, बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। और पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आपके पास भी किसी एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर है तो gkafairs25@gmail.com पे भेज सकते हैं, ताकि उसको भी हम यहाँ पर डिस्कस कर सकें। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि गांधार कला विद्यालय यानी कि गांधार स्कूल ऑफ आर्ट्स जो है किस काल में विकसित हुआ है। तो दोस्तों, एक काल जो विकसित हुआ है वो है कुषाण काल। जी हाँ, कुषाण काल के समय में ये विकसित हुआ है। तो कब, तो पहली सेंचुरी में शासक थे उस समय कनिष्क, यानी कि कनिष्क के समय में पहली सेंचुरी में कुषाण जो है काल चल रहा था। वहाँ पर जो है गांधार जो है स्कूल ऑफ आर्ट्स जो है यहाँ पर जो है विकसित हुआ है। अब देखिए, गांधार कला पूछा जाता है कि ये किसका कॉम्बिनेशन है। तो दोस्तों, एक कॉम्बिनेशन है ग्रीको रोमन का और साथ ही साथ इंडियन आइडियाज़ का। जी हाँ, ग्रीको रोमन प्लस इंडियन आइडियाज़, और साथ ही साथ इसके अलावा भी जो यहाँ फॉरेन जो इन्फ्लुएंस है जैसे कि चाइना और ईरान का, तो इसको ध्यान रखिएगा। ग्रीको रोमन प्लस इंडियन और सम अदर जो है फॉरेन जो है कल्चर जैसे कि चाइना और ईरान से जो है गांधार जो है स्कूल ऑफ आर्ट्स जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो कुषाण काल इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसका देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि टिप्पू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की, यानी कि द टिप्पू सुल्तान इस्टेब्लिश हिज कैपिटल एट। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसका आंसर। तो इसका आंसर है श्रीरंगपट्टनम। जी हाँ, श्रीरंगपट्टनम आंसर ए इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए, टिप्पू सुल्तान पूछा जाता है कि किसके बेटे थे, तो हैदर अली के। जी हाँ, हैदर अली के बेटे टिप्पू सुल्तान थे, जिनको टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से जाना जाता है। इन्होंने 1782 ईस्वी से 1799 ईस्वी तक जो है मैसूर का शासन की है, इन्होंने ध्यान रखिएगा। और इन्होंने 1784 ईस्वी में, जी हाँ, मात्र 2 साल शासन करने के बाद ही 1784 ईस्वी में अपनी कैपिटल बनाई, यानी कि बिल्ड किया श्रीरंगपट्टनम में। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो यह करेक्ट उत्तर इसका ए सही होगा। अब देखिए, टिप्पू सुल्तान यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि चतुर्थ जो मैसूर जो वार हुआ था 1799 में, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, ध्यान रखिएगा, जो कि लॉर्ड बेलेचली के समय में हुआ था, जब गवर्नर जनरल थे भारत के। तो उनके समय में हुआ था 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। उसमें जो है इन्होंने जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए, 4 जो है आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, पहला हुआ था 1767 से लेके 1769 के बीच में पहला आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। दूसरा हुआ था, ध्यान रखिएगा, 1780 से लेके 84 के बीच में। उसका तीसरा हुआ था कब, तो 1790 से लेके 1792 के बीच में। और चौथा हुआ था 1799 के में। तो इसको चौथा जो है आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। अब देखिए, जो तीसरा यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। जी हाँ, तीसरा यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में हुआ था, और 1792 ईस्वी में टिप्पू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी। तो 1792 ईस्वी में हुआ था, लॉर्ड कॉर्नवालिस और टिप्पू सुल्तान के बीच में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद। तो 1790 से 92 के बीच में हुआ था तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि जंतर मंतर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। तो जंतर मंतर का निर्माण महाराजा जय सिंह सेकंड के द्वारा जो है स्थापित किया गया था। तो महाराजा जय सिंह सेकंड इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा। और जो है 18वीं सदी के शुरुआत में इसका निर्माण किया गया था, जंतर मंतर। अब देखिए, जंतर मंतर था क्या एक्चुअली, तो ये था जो है ऑब्जर्वेटरी। जी हाँ, ऑब्जर्वेटरी था जंतर मंतर। और जो है जंतर मंतर जो है बनाया गया था, ध्यान रखिएगा, जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी, कुल मिलाकर 5 जगह जो है ऑब्जर्वेटरी बनाए गए थे। ध्यान रखिएगा कहाँ पर, तो ध्यान रखिएगा जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी। और जयपुर का जो जंतर मंतर है उसको यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज
जो है लिस्ट का दर्जा भी प्राप्त है। ध्यान रखिएगा, जयपुर, उसके बाद दिल्ली, मथुरा, उज्जैन और वाराणसी। तो 5 जगह ऑब्जर्वेटरी बनाए गए थे, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष पूर्ण स्वतंत्रता प्रस्ताव जो है पारित किया था। तो करेक्ट उत्तर होगा बी, 1929 ईस्वी में। जी हाँ, 1929 ईस्वी में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन हुआ था। जी हाँ, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन हुआ था 19 दिसंबर 1929 को। ध्यान रखिएगा, लाहौर में। तो लाहौर अधिवेशन हुआ था, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अच्छा, आप बता सकते हैं कि लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जो है किसने की थी। जी हाँ, लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जो है किसने की थी, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो आप कमेंट में बताने की कोशिश करिएगा। और यहाँ पर जो है पूर्ण स्वराज की मांग की गई, और इन जो है कांग्रेस के द्वारा जो है 26 जनवरी, जी हाँ 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे जो है मनाए जाने की घोषणा की गई। इसलिए जब संविधान जो है संविधान सभा के द्वारा एडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 को, तो यहाँ पर जो है 26 जनवरी 1950 का दिन रखा गया, क्योंकि इसी का महत्व था कि 26 जनवरी 1930 को जो है स्वतंत्रता दिवस जो है मनाया गया था। तो इसके उपलक्ष्य में जो है भारत गणतंत्र हुआ 26 जनवरी 1950 को। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि भारतीय इतिहास में वर्ष 1919 का संबंध किससे है। तो देखिए इसमें जो है सबसे प्रमुख है जालियांवाला बाग हत्याकांड। जी हाँ, जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 के दिन अमृतसर शहर पंजाब में हुआ था, इसको ध्यान रखिएगा। तो करेक्ट उत्तर इसका बी होगा। लेकिन जो यहाँ पर आयोग माना था बी, लेकिन यहाँ पर खिलाफत आंदोलन भी 1919 में ही हुआ था। जी हाँ, 1919 में ही खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किया गया था, ध्यान रखिएगा। तो किसके द्वारा किया गया था, तो शौकत अली और मोहम्मद अली के द्वारा 1919 में जो है यहाँ पर खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की गई थी। तो मेरे हिसाब से दोनों जो है यहाँ पर प्रमुख है, लेकिन यहाँ पर आयोग के द्वारा आंसर माना गया था बी, जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर जो पंजाब का शहर है वहाँ पर जो है ये नरसंहार हुआ था। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और इसके बाद ही जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ सकते हैं कि खिलाफत आंदोलन जो 1919 में मैंने बताया था, तो ब्रिटिश भारत में भारतीय मुसलमानों द्वारा तुर्की के खिलाफ, देखिए तुर्की के खिलाफ ब्रिटिश नीति और मिस्र देशों की सेनाओं द्वारा प्रथम विश्व युद्ध के बाद ऑटोमन साम्राज्य के नियोजित विघटन को लेकर शुरू किया गया एक राजनीतिक अभियान था। आंदोलन में भाग लेने वाले, जैसा कि मैंने बताया था, शौकत अली, मोहम्मद अली, तो इस तरह से थोड़ा सा जरूर ध्यान रखिएगा। अबुल कलाम आज़ाद भी शामिल थे। तो ये 1919 से 1922 के बीच में हुआ था खिलाफत आंदोलन, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब देखिए वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है, द राइटर ऑफ द सॉन्ग वंदे मातरम। तो देखिए वंदे मातरम गीत के जो लेखक हैं वो है बंकिम चंद्र चटर्जी। तो करेक्ट उत्तर तो इसका ए होगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए 1870 में इसको जो है पब्लिश किया गया था, 1870 में, और इसको जरूर ध्यान रखिएगा। और आनंद मठ से लिया गया है। जी हाँ, आनंद मठ से लिया गया है, इनको जरूर ध्यान रखिएगा। और बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया जो वंदे मातरम है वो भारत का राष्ट्रीय गीत है। जी हाँ, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है, तो वंदे मातरम ही है, जिनको बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। तो इसको ध्यान रखिएगा, 1870 में इसको पब्लिश किया गया था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि मुंडा जनजातियाँ अधिकतर कहाँ निवास करती है। तो मुंडा जनजातियाँ अगर हम बात करते हैं तो मुख्य रूप से जो है आपको देखने को मिलता है बिहार, जो कि वर्तमान में यहाँ पर आपको झारखंड में विभाजित हो गया नवंबर 2000 के। तो देखिए जब पेपर हुआ था तो बिहार इसका सही उत्तर होगा, लेकिन झारखंड जो है अभी वर्तमान में। तो बिरसा मुंडा का आपने नाम सुना होगा, फ्रीडम जो ट्राइबल फ्रीडम फाइटर थे, तो ध्यान रखिएगा बिरसा मुंडा जो है इन्हीं जनजाति से संबंधित थे। तो बिहार, लेकिन वर्तमान में जो है नवंबर 2000 के बाद देखा जाए तो झारखंड में, उसके बाद उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में भी मुंडा ट्राइब देखने को मिलता है। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, इसका तो करेक्ट उत्तर बिहार सही होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लक्षद्वीप कहाँ स्थित है। तो देखिए भारत का अगर हम मैप प्रायद्वीपीय भारत का बनाएं तो देखिए इधर जो है आपको अंडमान निकोबार देखने को है, जो यहाँ बंगाल की खाड़ी में, जबकि अरब सागर में यहाँ पर जो है आपको देखने को मिलेगा। यानी कि इस तरह से अगर हम जो है कोऑर्डिनेट ड्रॉ करते हैं तो ये आपको देखने को मिल रहा है दक्षिण और पश्चिम में। तो दक्षिण और पश्चिमी भारत में जो है लक्षद्वीप देखने को मिलता है। और यहाँ पर कुल मिलाकर 36 जो है
जो है आइलैंड है। यहाँ 36 आइलैंड का एक समूह है यहाँ पर लक्षद्वीप, और इसका राजधानी कवारती है। जी हाँ, लक्षद्वीप की राजधानी कवारती है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर 36 कुल मिलाकर जो है टापू है, आइलैंड है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में लौह अयस्क नहीं पाया जाता है, यानी कि इन विच स्टेट आयरन ओर इज नॉट फाउंड। तो देखिए यहाँ पर बिहार में पाया जाता है, मध्य प्रदेश में पाया जाता है, उड़ीसा में पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर पंजाब में नहीं पाया जाता है। तो करेक्ट उत्तर इसका पंजाब सही होगा, जरूर ध्यान रखिएगा। तो पंजाब में आयरन ओर नहीं पाया जाता है। देखिए उड़ीसा के सिंहभूम में मुख्य रूप से जो है आपको ध्यान रखना है, तो 50% जो आयरन ओर का भंडार है वो उड़ीसा में ही देखने को मिलता है। तो सिंहभूम यहाँ प्रमुख है आयरन ओर के लिए। उसके अलावा बिहार में, झारखंड में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, महाराष्ट्र में, गोवा में, इन सब में जो है आयरन ओर देखने को मिलता है। ध्यान रखिएगा, बिहार में, झारखंड में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना, महाराष्ट्र और गोवा में भी आयरन ओर देखने को मिलता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि गोबी का रेगिस्तान कहाँ पर है। द डिजर्ट ऑफ द गोबी इज़ फाउंड इन। देखिए अगर हम इस तरह से अगर हम चाइना बनाते हैं और ऊपर मंगोलिया है, तो इन दोनों के बीच में जो है यहाँ पर गोबी जो है मरुस्थल देखने को मिलता है, जो कि एक ठंडा मरुस्थल है। जी हाँ, कोल्ड डेजर्ट है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो चीन इसका सही उत्तर हो जाएगा, तो करेक्ट उत्तर इसका ए होगा। अब देखिए मैप थोड़ा सा देख लीजिए गोबी डेजर्ट का। तो इस तरह से ये अपना प्यारा भारत है, उसका देखिए ये चाइना है, ये मंगोलिया है, और इन बीच में देखिए यहाँ पर गोबी जो है रेगिस्तान देखने को मिल रहा है, जो कि एक ठंडा मरुस्थल है, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए सहारा दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, और भारत का अगर सबसे बड़ा रेगिस्तान की अगर बात किया जाए तो थार मरुस्थल है, जो कि मुख्य रूप से जो है आपको राजस्थान में देखने को मिलता है। तो इस तरह से राजस्थान में है, गुजरात में भी है कुछ ऐसा, तो इसको थोड़ा सा जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार राज्य निम्नलिखित देशांतरों में से एक के बीच स्थित है। तो देखिए सबसे पहले जो लेटी हुई लाइनें होती है वो होती है अक्षांश रेखाएं, यानी कि लॉन्गिट्यूड, और जो खड़ी लाइनें होती है उसको बोलते हैं देशांतर, यानी कि लैटिट्यूड, सॉरी लॉन्गिट्यूड। तो देखिए लेटी हुई को लैटिट्यूड यानी कि अक्षांश, और खड़ी लाइनें को बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, दैट इज ए देशांतर। तो इस तरह से थोड़ा सा जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए भारत जो है यहाँ पर उत्तरी भारत की सबसे पहले हम बात करते हैं, तो भारत यहाँ इस तरह से अगर हम बनाते हैं तो देखिए मुख्य भूमि यहाँ से शुरू होती है कन्याकुमारी से। तो देखिए 8 डिग्री, ध्यान रखिएगा 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है और ऊपर तक जाता है कितना, यानी कि जो यहाँ पर जम्मू कश्मीर है तो 37 डिग्री और यहाँ पर 6 मिनट, 37 डिग्री और 6 मिनट तक यहाँ पर जाती है, उत्तरी अक्षांश में है, नॉर्थ में यानी कि स्थित है। ये हो गया मेन भूमि की, लेकिन नीचे भी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो ध्यान रखिएगा जो निकोबार आइलैंड है तो वहाँ से जो है 6 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है, और उत्तर में तो समान ही है, तो 37 डिग्री 6 मिनट तक। तो इसका जो है भारत का है, तो यहाँ पर भारत को देखने को मिलता है। तो ये क्या है, तो लैटिट्यूड है, दैट इज अक्षांश। और भारत का अगर हम देशांतर की बात करते हैं तो 68 डिग्री से शुरू होता है, यानी कि अगर पूर्वी देशांतर में जो है भारत स्थित है तो 68 डिग्री, ध्यान रखिएगा 68 डिग्री और 7 मिनट से शुरू होता है, और ये 97 डिग्री, जी हाँ 97 डिग्री और 25 मिनट पूरब तक जो है स्थित है। तो ये आपको भारत का स्थिति मैंने बताया है। तो ध्यान रखिएगा 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री जो है 6 मिनट तक उत्तरी अक्षांश में है मुख्य भूमि से, जबकि यहाँ पर आइलैंड को अगर शामिल किया जाए तो यहाँ पर आपको जो निकोबार आइलैंड है तो 6 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है, 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरी अक्षांश में स्थित है। और देशांतर की बात करते हैं तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में स्थित है। अब देखिए आते हैं भारत का, तो भारत जो है यहाँ पर कि मैंने बताया, अब बिहार की बात कर लेते हैं। तो बिहार देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो 24 डिग्री, जी हाँ 24 डिग्री 20 मिनट से लेके यहाँ पर 27 डिग्री और 31 मिनट नॉर्थ में स्थित है। जी हाँ 24 डिग्री 20 मिनट से लेके 27 डिग्री 31 मिनट नॉर्थ में स्थित है। जबकि हम देशांतरों की बात करते हैं तो 83 डिग्री, जी हाँ 83 डिग्री 19 मिनट से लेके अगर हम बात करते हैं तो 88 डिग्री और 17 मिनट तक स्थित है। तो 83 डिग्री 19 मिनट से लेके 88 डिग्री और 17 मिनट तक ईस्ट में यानी कि पूरब में स्थित है। तो क्या आंसर एक में भी देखने को मिलता है? नहीं।
अगर क्लोज आंसर की बात करते ए है, लेकिन आपको एग्जैक्ट याद रखना है 83 डिग्री 19 मिनट से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट तक स्थित है। और 24 से 27 अगर हम मोटा मोटी याद रखें तो 24 डिग्री 20 मिनट से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट तक। तो यहाँ इसका आंसर होगा डी, इनमें से कोई भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सीन नदी किस शहर से होकर गुजरती है? जी हाँ, सीन नदी आपसे पूछा जा रहा है कि किस शहर से होकर जो है गुजरता है। तो दोस्तों जो सीन नदी है वो आपको ध्यान रखना है कि दोस्तों वो पेरिस शहर से होकर गुजरती है, जो कि फ्रांस की कैपिटल है। जी हाँ, फ्रांस की अगर राजधानी पूछा जाए तो पेरिस है, जहाँ पर आपको 2024 का ओलंपिक भी होने वाला है, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो पेरिस जो शहर है वो सीन नदी के किनारे ही स्थित है, इसको ध्यान रखिएगा। क्या फ्रांस की ये सबसे लंबी नदी है? नहीं, फ्रांस की सबसे लंबी नदी है लोयर, LOIRE, लोयर नदी जो है फ्रांस की सबसे लंबी नदी है, इसको थोड़ा सा ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर जो है इसको मैप में देखिए, क्वेश्चन कई बार ये भी पूछा जाता है कि जो सीन नदी है, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ से निकलती है सीन नदी और ऑल द वे ए इंग्लिश चैनल में जाकर गिरती है। जी हाँ, इंग्लिश चैनल में जाकर गिरती है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो सीन नदी है वो किस चैनल में जाकर गिरती है? तो इंग्लिश चैनल में जाकर गिरती है। और इंग्लिश चैनल किन दो देशों के बीच में स्थित है? तो यहाँ ऊपर आपको दिख रहा होगा यूके और इधर फ्रांस। तो यूके और फ्रांस के बीच में इंग्लिश चैनल है और इंग्लिश चैनल में ही ये सीन नदी जाकर जो है गिरती है। तो थोड़ा सा इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि एस्पेरांटो क्या है? जी हाँ, एस्पेरांटो के बारे में पूछा गया है कि ये आखिर है क्या। तो दोस्तों ये है वैश्विक भाषा के रूप में कार्य करने के लिए एक कृत्रिम भाषा विकसित की गई है। दैट इज़ एन आर्टिफिशियल लैंग्वेज डेवलप टू सर्व द ग्लोबल लैंग्वेज। कैसा है? तो एक आर्टिफिशियल लैंग्वेज जो है डेवलप किया गया है जो कि ग्लोबल लैंग्वेज के रूप में जो है काम करे। तो एस्पेरांटो वही है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो करेक्ट उत्तर इसका डी है। अब देखो इसको क्रिएट किया गया था जो पोलिश ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट क्या होते हैं? तो ध्यान रखिएगा, तो ये नेत्र रोग विशेषज्ञ होते हैं। तो इसको यहाँ से देखिए एक और क्वेश्चन आपको बन जाएगा कि ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट किनको बोलते हैं? तो जो नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं उनको। तो देखिए 1887 में, जी हाँ 1887 में जो नेत्र रोग विशेषज्ञ थे LL जमेनहॉफ, जो कि पोलैंड के थे, इनके द्वारा जो है एस्पेरांटो को विकसित किया गया था। तो इसको ध्यान रखिएगा, 1887 में नेत्र रोग विशेषज्ञ पोलैंड के यहाँ पर थे LL जमेनहॉफ ने इसको जो है डेवलप किया था, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए भारत में हिंदी के बाद सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो दोस्तों ये भाषा जो है देखिए ध्यान रखिएगा कि 1992 में जब पेपर हुआ था तो इसको ध्यान रखिएगा, तब उस समय हिंदी जो है के बाद तेलुगु जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है बोली जाने वाली भाषा थी। यानी कि फर्स्ट नंबर पे हिंदी और सेकंड नंबर पे तेलुगु थी। कब? जब 1992 में पेपर हुआ था उस समय। लेकिन आपको अब करंट का ध्यान रखना है। तो करंट का यहाँ से आप देख सकते हैं कि 2011 के सेंसस के आधार पे है कि हिंदी जो है सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा, उसके बाद बंगाली, फिर मराठी, तेलुगु देखिए चौथे नंबर पे आ चुका है। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले नंबर पे है हिंदी, जो कि सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा। करीब करीब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पर जो है परसेंटेज ऑफ द टोटल पॉपुलेशन जो है 43.63, और लेकिन टोटल स्पीकर जो है यहाँ देखिए अभी इतना है। तो इस तरह से इसको ध्यान रखिएगा। दूसरे नंबर पे बंगाली, तीसरे नंबर पे मराठी है। तो इस तरह से इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में कौन सा कथन गलत है? जी हाँ, गलत कथन जो है पूछा जा रहा है। किनके बारे में? तो भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में। तो इनके बारे में कौन सा कथन गलत है? तो देखिए फॉर बीइंग एलिजिबल द कैंडिडेट एज मस्ट बी एटलीस्ट 35 ईयर्स। जी हाँ, 35 साल चाहिए। और देखिए 35 साल किनके जो है एज में चाहिए? तो ध्यान रखिएगा कि प्रेसिडेंट के लिए
वाइस प्रेसिडेंट के लिए और गवर्नर बनने के लिए यानी कि राज्यपाल बनने के लिए 35 साल उम्र कम से कम चाहिए। प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम 25 साल, यानी कि लोकसभा के जो सदस्य बनने की योग्यता है तो आप प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं, तो 25 साल है। और राज्यसभा के अगर सदस्य बनना है तो 30 साल कम से कम है। वोट डालने की उम्र 18 साल है, और पंचायत का इलेक्शन लड़ने के लिए 21 साल उम्र है कम से कम। तो देखिए पहला यहाँ पर सही है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। जी हाँ, भारत के उपराष्ट्रपति बनते ही राज्यसभा के सभापति बन जाते हैं, यानी कि पदेन सभापति होते हैं। तो ये भी कथन बिल्कुल सही है। देखिए उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, नहीं। तो ये देखिए आंसर हो गया सी सही, क्योंकि यहाँ पर एक गलत है। तो आर्टिकल जो है यहाँ पर आपको ध्यान रख लेना है कि 66 में बताया गया है कि इलेक्शंस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट के बारे में जो बात की गई है वो है जो है 66 में 66वें नंबर में, जिसमें जो है यहाँ पर जो है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव इनडायरेक्टली रूप में किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा। अब देखिए एस राधा कृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। जी हाँ, भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे एस राधा कृष्णन, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो करेक्ट उत्तर इसका सी सही होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये सीरीज बिल्कुल पसंद आ रही होगी, तो जरूर लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिएगा। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।